कर दीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम टू आवर रिवीजन लेक्चर्स। स्टार्ट करने वाले हम अदर लॉज से। सबसे पहले उसमें उठाने वाले हैं तुम्हारा फेवरेट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जो हमारे पास ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना था बेटा? 1872। बिल्कुल सही है, आता है थोड़ा थोड़ा। तो इसमें हमारे पास जो रिवाइज करने के लिए सेक्शंस हैं, दे आर फ्रॉम 124 टू 238। कितने नंबर के लिए एक्ट हमारे साथ खेलेगा? 10-12 नंबर के लिए, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसमें से आना क्या क्या है ध्यान दे लेना मेरे लाल। एक तो इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और दूसरा इसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव माने कि मेरे MCQs। सब्जेक्टिव में दो तरह के, एक मेरे पास रहेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस जिसमें तुमने एज इट इज प्रोविजन या तुम्हारा बेयर एक्ट लिखना है, और दूसरे रहेंगे मेरे पास केस स्टडीज। केस स्टडीज को तुम तीन तरह से आंसर करते हो। क्या क्या पार्ट लेते हो? रट्टा चढ़ा होगा मेरे लाल। प्रोविजन लिखते हो, एनालिसिस लिखते हो, कंक्लूजन लिखते हो। प्रोविजन माने कि मेरा बेयर एक्ट हो गया, एनालिसिस में तुम एज इट इज चिपका देते हो क्वेश्चन, क्योंकि हमारी इंग्लिश माशाल्लाह है। तो बेटा इसका तुम्हें नंबर नहीं मिलता एज यूजुअल, ये एक बड़ी कमी बच्चों में पाई जाती है। कंक्लूजन में साफ साफ लिखना होता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। बच्चे इसमें भी कई बार घुमा फिरा के जो बातें किसमें लिखते हैं, एनालिसिस में, वही किसमें लिखते हैं, कंक्लूजन में। तो इस पर भी तुम लोगों को काम करना पड़ेगा। एनालिसिस में हमने सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट लिखने हैं जिससे तुम लिंक कर पाते हो क्वेश्चन को प्रोविजन के साथ, केस स्टडी को प्रोविजन के साथ। जैसे कि तुम वेरियांस की बात ले लो कि भाई साहब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आया, दो लोगों का कोई कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें वेरियांस हुआ, श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया। तो जब तुम क्वेश्चन लिखते हो तुमने वो पॉइंट बताना है जहां पर वेरियांस हुआ, बस। यही क्या होता है तुम्हारा एनालिसिस। बच्चा क्या लिखता है? ये दो लोग थे, ये था, तुम्हें डिटेल बता दे, तुम तो घर का कलर तक लिख दो। तो सर वो काम नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं हम क्या? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चलिए, इसमें सबसे पहले सेक्शन 124। दो लोग मिलकर सर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें एक पर्सन दूसरे को प्रॉमिस करता है किस चीज से बचाने का? लॉस से बचाने का। लॉस से बचाने का प्रॉमिस है जो, वो गारंटी में भी होता है, हाँ कि ना? जब एक पर्सन का लॉस दूसरा पर्सन बियर करता है सर। लेकिन इंडेमनिटी में ऐसा कुछ नहीं है। इंडेमनिटी और गारंटी के एमसीक्यूज में मोस्टली बच्चे गलती करते हैं। एक पर्सन मिस्टर ए बी को प्रॉमिस कर रहे हैं, भाई साहब अगर आपका कोई लॉस हुआ तो उस लॉस को मैं बियर करूंगा। ए ने बी को बोला अगर सी ने तेरे ऊपर कोई केस फाइल किया और तुझे नुकसान हुआ तो मैं लॉस बियर करूंगा। सर इसको लॉस ना बियर करना ही नहीं है, लॉस इसको बियर करना। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? इंडेमनिटी का। सही है, हाँ कि ना? अब इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या रहता है? जो मेरे पास गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें जब दूसरा पर्सन प्रॉमिस कर रहा होता है, यहां पर रहता है मेरा क्रेडिटर, यहां पर रहता है प्रिंसिपल डेट, यहां पर रहता है श्योरिटी। पैसे इसने भी देने हैं, पैसे इसने भी देने हैं। यहां पर प्राइमरी लायबिलिटी होती है, यहां पर सेकेंडरी लायबिलिटी होती है, जबकि इंडेमनिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब भी एमसीक्यूज में दिक्कत लगे आएगी, छोटी सी पॉइंट पे भी तुम्हें लगेगा कि यार हो सकता है, नहीं, किस चीज को फॉलो करना है मुझे? ये दोनों अप्रोचेस को। यार एक पर्सन से, अब एग्जाम्पल के लिए सी बी से पैसे डिमांड कर सकता है, यस। बी ने किससे लेने हैं? ए से, बात खत्म। सी बी से भी पैसे डिमांड कर सकता है और ए से भी पैसे डिमांड कर सकता है, हाँ कि ना? कहानी खत्म? यस और नो? नहीं, अभी आगे शुरू होगी। तो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या था? कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पर्सन, जल्दी से, एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पर्सन प्रॉमिस करता है किसको? दूसरे को। किस चीज का प्रॉमिस कर रहा है? भाई साहब मैं आपको लॉस से बचाऊंगा, जिसका कारण क्या रहेगा? प्रोमिसर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। याद है डेफिनेशन? बोल दो फटाफट से। कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पर्सन promises the other to save him from loss caused by the conduct of promiser himself or by the conduct of any other person। ठीक, डेफिनेशन याद होगी बेटा, लेकिन पेपर में नहीं पूछी जाती।
एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो सर कर क्यों रहे हैं बेटा? आदत आती तो बदलनी है। और तुम ऑनलाइन वाले भी भाई ध्यान रखना इस चीज पर। आओ, ये एक्सप्रेस भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड भी हो सकते हैं, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जितने एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से थे? मसाले याद है कहां पाए गए थे? सेक्शन 10 में। छोटे छोटे होते थे ना जब तुम, वो तब पढ़े थे तुमने। सेक्शन 10 में सारे मसाले पढ़े हैं। क्या होना चाहिए? लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऑफर होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए। हाँ कि ना? जितने मसाले पता है, पेपर में गलती से ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, लिखने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, जैसे कि तुम दो दोस्त पार्किंग में खड़े हो, बहस हो गई, ठीक, किसी तीसरे पर्सन के साथ, दूसरा दोस्त कह रहा है भाई साहब इसको पीट दे, कोई दिक्कत हुई मैं तेरे साथ हूं, अब भाई साहब वो साथ खड़ा ही रह जाता है। अब कल को ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है बताओ? कर तो इसको पीट दे, उसकी कोई डेंटिंग पेंटिंग होगी, अच्छी बात है, तेरी कोई डेंटिंग पेंटिंग होगी, मैं जिम्मेवार हूं। इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट तो है, हाँ कि ना? यस, लेकिन वैलिड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, चाहे इंडेमनिटी का है लेकिन वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है सर? ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है यार, किसी को पीटने के लिए कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी होते हैं। तो सर ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा स्टडी मैट में कि भाई सब दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कौन सा? पीटने पिटाने का। उसमें तुमने लिखना क्या आंसर? इंडेमनिटी की डेफिनेशन, एसेंशियल एलिमेंट्स 1 2, तीसरा कंक्लूजन, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। तो सर कोई पर्सन किसी से कुछ क्लेम नहीं कर सकता। और ये ना एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते थे? बिल्कुल सही, परफॉर्मेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एग्जाम्पल ले लीजिए आप इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट। ए ने इंश्योरेंस कंपनी से अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस ली, उसमें कल को ये तो अपनी तरफ से प्रीमियम दे देता है, लेकिन कल को अगर गाड़ी का नुकसान होगा तो इंश्योरेंस कंपनी इसे पैसा देगी, हाँ कि ना? इसने 20,000 दिया और 10 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। कल को अगर लॉस हुआ, कल को अगर लॉस हो इंश्योरेंस कंपनी तो पैसे, लॉस ही ना हुआ बेटा, इंश्योरेंस कंपनी से क्या करेंगे हम? 20,000 वापस मांग सकते हैं? नो, वो तुम्हारा रिस्क कवर बियर कर रही है 1 साल के लिए 10 लाख रुपए का। यानी कि देखो, एक ही परफॉर्मेंस तो हर बार होगी होगी, उसको तो प्रीमियम पे करना ही पड़ेगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देना है, सॉरी लॉस की कंपनसेशन देनी है? नो। कब देनी है? अगर अगर ये जो अगर है इसी को क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस अराइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। किसकी? इंश्योरेंस कंपनी की। ये जो इंश्योरेंस कंपनी है इसका भी एक नाम है, ये इसका भी एक नाम है। इसका क्या नाम है? इंडेमनी फायर। आग मत लगाना, ई आर है, आर ई नहीं है। ये कौन है? इंडेमनी फाइड और इंडेमनिटी होल्डर। सही है? तो सर ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंडेमनीफायर की परफॉर्मेंस, ध्यान देना लिखते हो, किसकी परफॉर्मेंस? इंडेमनीफायर की राइज नहीं होगी। कब तक? जब तक लॉस फिक्स नहीं होगा। इस पर भी एमसीक्यू पाया जाता है। क्या केसेस बना देता है? आग लगी, नुकसान हो गया, लायबिलिटी राइज होगी कि नहीं? उस पर सामने वाले ने केस फाइल कर दिया, लायबिलिटी कब राइज होगी? सामने वाले ने उससे पैसे ले लिए, लायबिलिटी कब राइज होगी? ये 3 केसेस बनते हैं। पहला, या तो लॉस हुआ, दूसरा किसी ने हम पे केस कर दिया, तीसरा हम उस लॉस को बियर कर रहे हैं तो जाकर पेमेंट अराइज हो रही है। हमारा इंडेमनिटी का जो यहां पर स्कोप है ना, इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट का बहुत छोटा है। 124 और 25 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंडेमनिटी खत्म हो जाता है। लेकिन जो हमारे पास हेल्पिंग के लिए यहां पर आते हैं वो है वेरियस केस लॉज। केस लॉज हमें बताते हैं पास्ट में डिसाइड हुए हैं, जो कहते हैं इन तीनों में से 3 पॉइंट कौन कौन से थे बच्चे? जल्दी बोलो, 3 पॉइंट कौन कौन से थे? पहला, लॉस हुआ, लॉस अकर्स। दूसरा, लॉस बॉर्न, बॉर्न मतलब तुमने बियर किया। तीसरा, स्यूड, पर्सन को स्यू किया गया। हमारी लायबिलिटी कब राइज होगी? एज सुन एज द लॉस अकर्स। किसकी लायबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं? इंडेमनीफायर की। इन तीनों में से ये सही है, ये दोनों गलत है। लॉस बियर करना भी जरूरी नहीं है, और ये जरूरी नहीं है कोई पर्सन जब तक मेरे ऊपर केस फाइल नहीं करता मैं इंडेमनीफायर से पैसे नहीं मांग सकता। अब ये एक ना नोट दिया हुआ है, लॉस ओकेजन बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसी एक्ट एक्सीडेंट गॉड नॉट कवर्ड। ये क्या कहना चाह रहा है? ये तुम्हें भ्रमित करने के लिए है, क्योंकि जब कोर्ट में केस जाता है ना, तो वो लॉ में जो प्रोविजंस दी हुई है, पास में केस लॉज डिसाइडेड है, इंग्लिश लॉज की बातें, बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके डिसाइड होता है।
लेकिन अगर आप इस डेफिनेशन को देखेंगे ना, डेफिनेशन का स्कोप बहुत ही छोटा दिया हुआ है। ध्यान देना जरा, कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द लॉस कॉज्ड बाय कंडक्ट ऑफ, एक दो, बस दो लोग हैं। पहला, प्रोमिसर खुद जो प्रॉमिस कर रहे हैं। इसके एग्जांपल हम लेते थे, तुम्हारी कोई स्कॉलरशिप लगी फॉरेन में, तुम्हें और पैसे चाहिए अपनी जेब से, तुमने गवर्नमेंट को बोला हमें स्पॉन्सर कर दीजिए, हम फॉरेन में जाकर पढ़ना चाहते हैं, आकर हम देश की सेवा करेंगे। अगर ना की तो सर आपका जितना अमाउंट है या आपका जितना नुकसान हुआ है हम आपको कंपनसेट कर देंगे। समझ पा रहे हैं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है बेटा ये? इंडेमनिटी का। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? इंडेमनिटी का, जिसमें तुमने गवर्नमेंट को इंडेमनिफाई करने का प्रॉमिस किया। अब सर यहां पर अगर कल को तुम देश सेवा करने के लिए वापस नहीं आते, किसकी गलती के कारण नुकसान हो रहा है? प्रॉमिसर हिमसेल्फ, एनी अदर पर्सन। ए ने बी को कहा था अगर सी ने तेरे ऊपर केस फाइल किया तो मैं उसकी कंपनसेशन करूंगा। नुकसान का कारण कोई और पर्सन। एक्ट ऑफ गॉड, अर्थक्वेक आ गया। अब ये तो नहीं है चार बच्चे मिलके डांस कर रहे थे, ठीक है, अब फ्लड्स आ गए, तो सर ये जो कारण है, कहता वो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में कवर नहीं होते। एज पर, ध्यान देना, एज पर डेफिनेशन की बात कर रही है। लॉस ओकेजन बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसी। प्रोमिसी मतलब तुमने खुद गाड़ी ठोक दी। ध्यान देना, तुमने खुद गाड़ी ठोक दी। बच्चा फीलिंग में था, यार मैंने इंश्योरेंस के पैसे दिए हैं, मुझे तो कुछ मिला नहीं, चल कुछ काम तो करेंगे। बूम, भाई साहब इंश्योरेंस कंपनी लॉस देती है। यस, इंश्योरेंस कंपनी लॉस देती है। यस, ऑब्वियस है, तुम नहीं बोलोगे कि हमने जानबूझ के ठोकी, सेपरेट इशू है। तो भाई साहब प्रोमिसी का लॉस, जो प्रोमिसी के एक्ट से लॉस होता है वो भी कवर हो जाता है, एक्सीडेंट से लॉस होता है वो भी कवर हो जाता है, एक्ट ऑफ गॉड से तुमने घर की इंश्योरेंस करवाई, अर्थक्वेक आया, घर पैक हो गया, अब भाई साहब पैसा मिलेगा? हाँ कि ना? यस। तो क्या ये तीनों कवर्ड हैं? यस। ये एज पर क्या कवर्ड है मेरे लाल? केस लॉस। एज पर डेफिनेशन कवर्ड है? नो। तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए, ये सिर्फ पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि स्टडी मैट ने बच्चों को उलझाने के लिए यहां पर दे रखा है। क्या डेफिनेशन में ये चीजें कवर होती हैं? नो। केस लॉज के द्वारा कवर की जाती हैं? यस। और हम रेफरेंस किसकी उठाते हैं? इंग्लिश लॉ की। इंग्लिश लॉ का स्कोप ब्रॉडर है, वो तो इतनी बात बताता है। एक पर्सन दूसरे को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुझे लॉस से बचाऊंगा। एक पर्सन दूसरे को प्रॉमिस कर रहा है किस चीज का? मैं तुझे लॉस से बचाऊंगा। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? इंडेमनिटी। लॉस का कारण कुछ भी हो वो ब्रॉडर है, हमारे वाला थोड़ा नैरो में आ गया। इसके बाद सर और भी इसमें कुछ डिस्कस करने को था? हाँ जी। उसके बाद आती है मेरी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस दो तरह की होती है, जनरल और लाइफ। कौन कौन सी? जनरल और लाइफ। जनरल इंश्योरेंस गुड्स वगैरह की आता है, चल हमें। जनरल इंश्योरेंस गुड्स वगैरह की। लाइफ इंश्योरेंस, हाँ लाइफ की, पर्सन की, और क्या? गुड्स हो गया, घर हो गया, ठीक है, होम, शिप, वो गुड्स एग्जैक्टली ये वो। और पर्सन हो गया ए बी, छोटा ए छोटा बी, ये सारे आ गए, ठीक है। अब भाई साहब जब जनरल इंश्योरेंस करवाई, घर का नुकसान हुआ, 50 लाख घर की वैल्यू थी, उन्होंने 50 लाख दे लिया, तुमने नया घर बना लिया। गुड्स की इंश्योरेंस करवाई, शिप की इंश्योरेंस करवाई, इनका नुकसान हुआ, पैसे मिल गए, रिपेयर होगी या नया बन गया, बात खत्म। तो क्या जनरल इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारे लॉस की भरपाई हो गई कि नहीं हुई? आवाज मेरे लाल। यस। लाइव वाले में ए फ्लाई कर गया, फ्लाई समझते हो ना, और डथना बड़ा नेगेटिव से लगता है, ए फ्लाई कर गया। अब बताओ जब ए फ्लाई कर गया, उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? मिलता जुलता ए लाके दे देती है? नहीं सर, क्या देगी? पैसा देगी, मनी। मान लो 10 लाख की इंश्योरेंस थी, 10 लाख किसको मिल जाएंगे बेटा? नहीं, बी को नहीं, छोटे ए को। अरे किसको मिलेंगे? छोटे ए को। तो सर फैमिली को ही मिलते हैं ना, लीगल हेयर्स वगैरह को, हाँ कि ना? अब ये लगे तुम दिमाग में बी किसको इमेजिन करके बैठे, उसकी वाइफ को। तो सर यहां पर अगर ये जो लाइफ इंश्योरेंस है, इसमें तुम्हें बंदा गया और बदले में क्या मिला? पैसा। लॉस की भरपाई होगी? ए फीलिंग मतलब नहीं हुई, लॉस की भरपाई नहीं हुई, ये सत्य है, काल्पनिक नहीं है।
कि भाई पर्सन को पैसे से तोला नहीं जा सकता। क्लियर है? तो भाई साहब लाइफ वाले क्या इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं? नो, ये नहीं आएंगे। इंश्योरेंस जनरल वाले ये आ जाए, ये तो आता ही है। कहते हैं अब कहता राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स बता दो जब उसे क्या किया जाता है? स्यू। हु इज इंडेमनिटी होल्डर? जिसने इंश्योरेंस करवाई, एग्जांपल के लिए, ठीक, जिसके लॉस की भरपाई होगी, उसके क्या राइट्स हैं? याद रखने का ना बड़ा आसान सा तरीका है, क्योंकि ये क्वेश्चन याद क्यों करना है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा चुका है बहुत बार एग्जाम में। 3 नंबर 4 नंबर के लिए तुम्हारे भविष्य के साथ खेलता है और पूरा नंबर आने के चांसेस है। मैं कहूंगा 1 नंबर कटेगा, आधा कटेगा, नहीं, कोई चांस नहीं है अगर अच्छे से याद कर रखा है और उसमें अपनी आत्मा से कुछ मिक्स नहीं करते। आओ इंडेमनिटी होल्डर, इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं प्रिंसिपल और एजेंट की। ये जो एजेंट है प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स बेच रहा है, इसने गुड्स बेच दी मिस्टर एम को। कल को एम अगर ए को क्या करता है मेरे लाल? स्यू। तो ए के राइट्स क्या क्या हैं ये मुझे कौन बता रहा है मेरे लाल? सेक्शन 125। उसके लिए पहले दिमाग में इमेजिन करते हैं, ए के ऊपर केस फाइल हुआ बेटा, ए के ऊपर केस फाइल हुआ तो उसके कंसीक्वेंसेस क्या क्या होंगे बताओ सर? व्हाट विल बी द कंसीक्वेंसेस? सोचना शुरू करो बेटा, क्या हो सकते हैं? केस के आउटकम बताओ क्या क्या हो सकते हैं? आइदर ही विल लूज, हां के ना, और ही विल विन। तीसरी ऑप्शन है कोई? यस, कॉम्प्रोमाइज, कोर्ट के बाहर कॉम्प्रोमाइज। ये 3 ही ऑप्शन है, हां के ना। तो बेटा जब एजेंट पर केस फाइल हुआ ना, या तो वो जीत सकता है या वो हार सकता है या कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अगर देखो बेटा वो केस जीत गया तो क्या वो प्रिंसिपल से पैसा मांगेगा? नो सर। एग्जाम्पल के लिए ना एम ने इसके ऊपर 10 लाख का केस फाइल किया, अगर ये केस जीत के इसको 10 लाख देने नहीं पड़ेंगे, प्लस इसने कोर्ट में केस लड़ा होगा इन तीनों केसेस में, तीनों केसेस में कि दोनों में? इन दोनों में। हो सकता है इसमें भी, कॉम्प्रोमाइज में भी कोर्ट में तुम्हें जाना पड़े, हो सकता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, हो सकता है तुमने केस फाइल किया हो। तो बेटा इन तीनों केसेस में मेरे पास एक और बात आती है, कॉस्ट ऑफ सूट। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ सूट? एजेंट ने जो केस फाइल किया, केस लड़ा, अगर उसके ऊपर केस फाइल हुआ था तो वो डिफेंड कर रहा है। अगर उसने खुद केस फाइल किया है किसके ऊपर? एम के ऊपर, तो वो केस लड़ रहा है। वी कॉल इट कॉस्ट ऑफ सूट। कौन सी कॉस्ट? आइदर टू ब्रिंग इन द सूट और डिफेंड द सूट। या तो उसने खुद केस फाइल किया होगा या क्या किया होगा? डिफेंड। इसमें खर्चे हो जाते हैं नॉर्मली, क्या खर्चे होते हैं बेटा? लॉयर की फीस होगी, बिल्कुल सही, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गए, ठीक, कुछ लीगल एक्सपेंसेस हो गए, कोर्ट की फीस वगैरह एंड सो ऑन। ये सभी खर्चे जो हुए ये कौन बियर कर रहा है बेटा? एजेंट। क्या ये प्रिंसिपल से रिकवर कर सकता है? यस। अगर केस जीत जाता है ना बच्चे, तो या तो ये इसे कंपनसेशन वगैरह मिलेगी जिसमें कॉस्ट ऑफ द सूट भी इंक्लूडेड रहती है, जिसमें कॉस्ट ऑफ द सूट भी इंक्लूडेड रहती है। एग्जांपल के लिए इसी ने तीसरे पर्सन पर 10 लाख का केस फाइल कर दिया कि इससे लेने, कोर्ट ने अवार्ड क्या किया होगा? भाई साहब इसके 10 लाख रुपए दे दो, प्लस प्लस जो इसका सूट फाइल करने का खर्चा हुआ आप वो भी पे कर दो। क्लियर है? लॉजिक समझ रहे हो? ये सारा लॉजिकल रहा है, अभी मैं लॉ पर आया ही नहीं। तो जब विन हो गया तो सर 125 की मुझे जरूरत नहीं है। अगर हम केस जीत गए मुझे 125 की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बोलो? सर कोई लॉस ही नहीं हुआ, तो मैं प्रिंसिपल से क्लेम किस चीज का करूंगा? व्हाट इज एजेंट? इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड? इंडेमनीफाइड। और इंडेमनिटी व्हाट इज प्रिंसिपल? इंडेमनीफाई। बहुत ही बढ़िया। अब कॉस्ट ऑफ द सूट में अगर ये केस हारा, इसे क्या पे करनी पड़ेगी? डैमेजेस। और सामने वाले को क्या पे करना पड़ सकता है? इसको कॉस्ट ऑफ सूट।
कॉम्प्रोमाइज किया तो इसको क्या पे करना पड़ेगा, क्लेम और सेटलमेंट अमाउंट, हाँ के ना, सम पेड एज कॉम्प्रोमाइज, कुछ ना कुछ ये पैसा देगा एज अ कॉम्प्रोमाइज, हाँ के ना। उसमें कॉम्प्रोमाइज की अमाउंट भी हो सकती है, सूट की भी, ये वो नटशेल वन अमाउंट हो सकती है। तीसरा खर्चा इसका कौन सा हो रहा है बेटा, कॉस्ट ऑफ सूट, 1 2 3। ये चीजें ये आगे से रिकवर कर सकता है, बिना देखे बोल दो क्या क्या रिकवर कर सकता है। इसके लिए हमने शॉर्टकट बनाया DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। D is for damages, S is for sum paid as compromise, C is for cost of suit। अब जरा एक बात बताना, तुमने सम पेड एज कॉम्प्रोमाइज की बात करूं, अगर तुमने कॉम्प्रोमाइज करना है, क्या तुम्हें पहले प्रिंसिपल से पूछना पड़ेगा कि नहीं पूछना पड़ेगा, कि अपनी मर्जी से ही कॉम्प्रोमाइज कराओगे। जिन बच्चों को दिल में थोड़ा थोड़ा हो रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, सोचो तुमने दुकान पर किसी को अपॉइंट किया हुआ है, किसी कस्टमर से पैसे लेने हैं, क्या वो खुद जाकर कॉम्प्रोमाइज कर सकता है या पहले मालिक से पूछेगा, सिंपल एज दैट। तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए क्या तुम्हें अथॉरिटी चाहिए, हाँ कि ना, यस। कॉस्ट ऑफ सूट, भाई साहब यहां पर कॉस्ट ऑफ सूट में क्या आप अपनी मर्जी से लोगों पर केस फाइल करते फिरोगे, बोलो बेटा। किसे 10,000 लेने थे, एजेंट कहता हाँ जी हम पूछ रहे हैं कहाँ है, कोर्ट में आया हूँ, क्यों 10,000 रुपए के लिए फोन किया था, भाई साहब गालियां निकाल रहे हैं, मैं तो कोर्ट में आ गया। तो सर पॉसिबल है, नो। यहां पे भी मुझे क्या चाहिए, अथॉरिटी। डैमेजेस, डैमेजेस मतलब तुम केस हार गए, ही लॉस्ट द केस। अब जज साहब कह रहे हैं कि पैसे दे दे, क्या कह रहे हैं वो, जज साहब कह रहे हैं पैसे दे दे, दूं कि ना दूं, अथॉरिटी लेगा। यहां अथॉरिटी का कभी पॉइंट ही नहीं होता, यहां पर वर्ड आ जाता है क्या, कंपेल्ड। लेकिन एक और बात का ध्यान देना, कॉम्प्रोमाइज में कोई कंपल्शन नहीं होती, लेकिन अगर केस फाइल हुआ है या तुम खुद कर रहे हो या सामने वाला कर रहा है, यहां भी कहीं ना कहीं क्या रहती है, कंपल्शन। कोर्ट में जा रहे हो, वो पूछेंगे हाँ जी आपका वकील कौन है, कह रहा जी पॉसिबल है, नो सर, कहीं ना कहीं कंपल्शन होती है। तो यहां भी कंपल्शन है, यहां भी कंपल्शन है, यहां कोई कंपल्शन नहीं है। अब आते हैं मेरे लाल एक्ट पर, रीड करने का काम करते हैं। राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन sued, अगर केस फाइल हुआ, DSC, D saw damages, S is sum paid as compromise, C saw cost, all the damages, the indemnity, किसके पास राइट है बेटा, किसके राइट्स की बात कर रहे हैं, इंडेमनी फायर और इंडेमनी फाइट, इंडेमनी फायर, द इंडेमनी फायर और इंडेमनिटी होल्डर हैज द राइट टू रिकवर द फॉलोइंग, ये तीन चीजें रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहले he has the right to recover all the which he is in respect of matter covered by contract of indemnity, अगर इंडेमनिटी का मैटर था सर तो हम आपको डैमेजेस देंगे। सम पेड एज कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट प्रोवाइडेड, बोलो बेटा, इंडेमनीफाई ऑथराइजेस हिम टू मेक कॉम्प्रोमाइज की इजाजत किसने दी थी, और ये तो है बेटा एक्सप्रेस अथॉरिटी की बात, और इंडेमनिटी होल्डर डिड नॉट कॉन्ट्रावीन द ऑर्डर्स ऑफ इंडेमनीफायर, उसने उसके ऑर्डर्स को नहीं तोड़ा, एंड एक्टेड एज इफ वुड हैव बीन प्रूडेंट फॉर हिम टू एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मतलब ऐसा होता है जैसे कि खर्चे करने के लिए तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भेजा, तो तुमने समझदारी का प्रयोग किया, यू एक्टेड एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस एज इफ देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्यों बोल रहा है, कई बार क्या होता है सामने वाला ऐसे एक्ट करता है कि यार एक बात समझो, मुझे पता है कि मेरा लॉस किससे रिकवर हो जाएगा, प्रिंसिपल से, तो आंखें बंद करके कॉम्प्रोमाइज कर लो, जो भी अमाउंट मांग रहा है देते जाओ। सही है वो गलत है, गलत। यही तुम्हारे अपने पैसे होते, तुम ध्यान से खर्च करते, यस। कॉम्प्रोमाइज ध्यान से करते, यस। तो यहां पर कहता, पहले में कौन सी अथॉरिटी आ गई बेटा, एक्सप्रेस, दूसरे में इम्प्लाइड। यू डिड नॉट कॉन्ट्रावीन द ऑर्डर ऑफ इंडेमनीफायर, मतलब इंडेमनीफायर ने तुम्हें मना नहीं किया था किस चीज से, कॉम्प्रोमाइज करने से, और सिचुएशंस को देखते हुए तुमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। इसे जरा बोल पाओगे तो बेटर रहेगा। सबसे पहले डैमेजेस, द इंडेमनिटी होल्डर हैज द right to recover all the damages which he is compelled to pay in respect of matter covered by
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बहुत ही बढ़िया। सम, ही हैज द राइट टू, तुम पूरा बोलोगे मेरे लाल, ही हैज द राइट टू रिकवर द सम पेड एज कॉम्प्रोमाइज प्रोवाइडेड द indemnifier authorizes him to make the compromise, or indemnity holder did not contravene the orders of the indemnifier and acted as a man of ordinary prudence as if there was no contract of indemnity। ये जो तुम क्लास में बोलते हो ना, ऑनलाइन वाले भी ध्यान रखो, इन चीजों को साथ साथ बोलते रहोगे, मतलब संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा, लॉ क्लास में याद हो जाएगा। तो पुराना जमाना गया कि मुझे घर पे जाके पढ़ने हैं करने हैं, नहीं, घर पे जाके सिर्फ हम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट, ऑल द कॉस्ट विच इज कंपेल्ड टू पे, यहां पे कंपेल्ड है, यस, यहां पे कंपेल्ड है, डैमेजेस में यस, कॉम्प्रोमाइज में कोई कंपल्शन होती है, नो। तो ऑल द कॉस्ट ऑफ अ सूट विच इज कंपेल्ड टू पे। अब दो केसेस, आइदर टू ब्रिंग इन द सूट और टू डिफेंड द सूट, सेम कंडीशंस जो तुमने कहां पे पढ़ी, सब में। अब इसे फॉर्मली बोल दो, द इंडेमनीफायर ऑथराइज्ड हिम टू ब्रिंग और डिफेंड द सूट। जल्दी से रिपीट रिपीट रिपीट, जल्दी से। इंडेमनीफायर authorizes him to bring or defend the suit, or the indemnity holder did not contravene the orders of indemnifier and acted as a man of ordinary prudence as if there was no contract of indemnity। ये तुम्हारा 3 से 4 नंबर 5 नंबर जितने में आता है खत्म। यहां पर लिखकर आंसर खत्म हो जाएगा? नहीं, ये यहां पर एक छोटा सा नोट लिखना पड़ेगा, कहता यहां पर जो राइट्स दिए हुए हैं ना, यहां पर जो राइट्स दिए हुए हैं, ये सिर्फ तब है अगर उस पर केस फाइल होता है। लेकिन हमने अभी ऊपर पढ़ा था ये कॉन्ट्रैक्ट की नेचर क्या है, कंटिंजेंट। क्या सिर्फ केस फाइल करने पर ही हम लॉस डिमांड कर सकते हैं? नो। तो यहां पर एक लाइन लिखते हैं हम, क्या, द राइट्स गिवन अंडर, द राइट्स गिवन अंडर सेक्शन, बोलो बेटा सेक्शन कौन सा, 125, आर नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब कंप्लीट नहीं है। द इंडेमनिटी होल्डर हैज द राइट टू कॉल, किसको बुलाएगा, इंडेमनीफायर, एज सून द, कब बुलाएगा बेटा, एज सून एज लॉस बिकम्स सर्टेन एंड पेड। बुलाएगा, किसको बुलाएगा बेटा, बोलो, इंडेमनीफायर को, कि भाई साहब लॉस हो गया, आप कृपया इसे पे कर दीजिए, कहानी खत्म। उसके बाद आया अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और क्या क्या राइट्स है, इंडेमनिटी, ये 1 नंबर के लिए मेरे लाल, हमने किसके राइट्स पढ़े, इंडेमनिटी होल्डर के। इंडेमनीफायर के कोई राइट्स पढ़े? नो सर। कहीं गिवन है? यहां पे सर लॉ मेकर ने कहा, हमारे स्टडी मैट में प्रोबेबली, राइट्स ऑफ इंडेमनीफायर आर सेम एज राइट्स ऑफ श्योरिटी अंडर सेक्शन 141, दैट इज राइट टू क्लेम सिक्योरिटीज। ये क्या होता है क्या नहीं, कब पढ़ेंगे, जब 141 करेंगे। उसके बाद आया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कवर फायर इंश्योरेंस, मेरीन इंश्योरेंस, बट नॉट द लाइफ इंश्योरेंस कवर्ड नहीं है। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये पढ़ के बता पाओगे क्या कह रहे हैं? नहीं, indemnifier can't sue a third party in his own name, but a third party can directly sue indemnifier in case of loss। सुनकर कुछ कुछ पता लगा, समझ कुछ भी नहीं आया, होता क्या है जरा ध्यान देना। इंश्योरेंस कंपनी, उसके बाद इंडेमनिटी होल्डर, थर्ड पार्टी, कार, कार बूम, ठीक है।
वर्ड से समझ पा रहे हो? कहानी समझ आ गई बेटा? इसने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाई होगी, टक्कर वगैरह हुई, जो भी नुकसान हुआ। अब इसने बोला हुआ है अगर इस कार के कारण या किसी थर्ड पार्टी का भी, यहाँ पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सुना होगा तुम लोगों ने थोड़ा, हाँ कि ना, कि कल को जो थर्ड पार्टी का नुकसान हो रहा है वो भी कौन पे करता है? इंश्योरेंस कंपनी। अब प्रैक्टिकली जरा कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है ना वो इन दोनों के बीच हुआ है। दीज आर पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, दिस वन इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। और एक ना बेसिक रूल है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। नुकसान हुआ किसका? थर्ड पार्टी का या फिर इंश्योरेंस होल्डर का। थर्ड पार्टी किसको स्यू करती है बोलो? इंडेमनिटी होल्डर, जिसकी गाड़ी थी भाई साहब, हाँ या ना? कल को नुकसान हुआ उस पर केस फाइल करेगा कि आपने गाड़ी ठोकी या जो भी हुआ आपको पैसे देने पड़ेंगे। यस और नो? ये तो मुझे क्लियर है कि इन दोनों में लड़ाई हुई तो ये लॉस पे कर देगा। लेकिन दिक्कत कहां पर है? मान लीजिए अगर ये पर्सन लॉस पे नहीं करते, कि क्या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी को भी स्यू कर सकती है कि नहीं? जनरल रूल को देखता हूं सर, ही इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, ये स्यू नहीं कर सकता। लेकिन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्शंस होती हैं। अगर किसी पर्सन के फेवर में कोई बेनिफिट क्रिएट हुआ पड़ा है तो वो पर्सन उस बेनिफिट को क्लेम कर सकता है। थर्ड पार्टी के फेवर में एक बेनिफिट क्रिएट हुआ पड़ा है, हाँ जी, किसने बेनिफिट क्रिएट किया? इंश्योरेंस कंपनी ने। तो कहता अगर कल को लॉस हुआ तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी को भी डायरेक्टली स्यू कर सकती है। क्लियर टू ऑल? इस लाइन को बोल दो जरा, थर्ड पार्टी कैन स्यू इंडेमनीफायर डायरेक्टली इन केस ऑफ लॉस। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, क्या इंश्योरेंस कंपनी, अगर गाड़ी थर्ड पार्टी ने ठोकी, गाड़ी थर्ड पार्टी ने ठोकी, क्या इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी को स्यू कर सकती है कि नहीं? नहीं। रीजन, गाड़ी किसकी है बेटा? इंडेमनिटी होल्डर की। लड़ाई किसके बीच है? पार्टी और उसके बीच। तो भाई साहब ये डायरेक्टली उसको स्यू नहीं कर सकती। क्लियर है? अंटिल देयर हैज बीन असाइनमेंट इन हिज फेवर। असाइनमेंट का मतलब होता है इंडेमनिटी होल्डर राइट दे देता है इंश्योरेंस कंपनी को, गाड़ी उसके फेवर में असाइन कर देता है, तो जाकर, वो भी एक एक्सेप्शन है, आपको देखने को नहीं मिलेगी। एमसीक्यूज जो आ रहे हैं वो इसी बेसिस पर आ रहे हैं, थर्ड पार्टी वाले बेसिस पर। लड़ाई होती है तीन लोगों के बीच, दो के बीच सॉरी। ए ने बी को दे रखी इंडेमनिटी, सी और बी की लड़ाई हुई, क्या सी डायरेक्टली ए से पैसा रिकवर कर सकता है कि नहीं? जल्दी बोलो, यस और नो? यस। कौन सा केस है ये? इंडेमनिटी का। कारण पता लग गया, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो आपका बेटा इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, दो सेक्शन कवर हो गए। जल्दी से कौन कौन से? 124 एंड 125। अब आया मेरे पास कौन सा? गारंटी, हाँ या ना? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। आइए इसके साथ भी खेलना शुरू करते हैं। पहले इसका बेस कवर करते हैं। गारंटी के बारे में सभी को पता है, हाँ कि ना? फटाफट से शॉर्ट में बेटा, इसमें हम एग्जांपल लेते होते हैं बैंक लोन की। ये तुम्हारा निकम्मा दोस्त S1, ये तुम S2, निकम्मे तो हम भी हैं। उसके बाद ये बैंक, बैंक ने S1 को लोन दिया, दिमाग में यही एग्जांपल अंत तक चलाएंगे। उसके लिए S2 ने बैंक को क्या दी मेरे लाल? गारंटी दी। जब ये लोन दिया, पहला कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का हुआ? लोन का। इसे हम बोलते हैं प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट। लोन दिया उससे पहले क्या दी गई होगी? गारंटी। इस मेन कॉन्ट्रैक्ट के कारण ही ये गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट आया, हाँ कि ना? यस। तो दिस इज माय सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट। बात हुई कि सर 10 लाख का लोन है, बदले में S1 ने क्या बैंक को कुछ सिक्योरिटीज वगैरह दी होंगी? यस सर। जरा ट्रांजैक्शन के नंबर बता सकते हो पहले पहले क्या क्या हुआ होगा? सबसे पहले क्या गया होगा? लोन दिया होगा ना यार, पहले सिक्योरिटीज। तुम मुथूट फाइनेंस में जाते हो, कहते हो हाँ जी थोड़े पैसे देना, हम गोल्ड लेके आ रहे हैं। अबे चल, सबसे पहले क्या गई होंगी? सिक्योरिटी, फिर लोन, फिर नहीं मेरे लाल, ये तीसरे नंबर पर है। पहले क्या होती है जनरली? गारंटी।
सिक्योरिटीज और गारंटी पहले नंबर पर रहती हैं, फिर जाकर जब सभी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी क्या मिल जाएगा? लोन। चलिए, ये सब पेपर में पूछा जाएगा बे नहीं, ये तुम्हारी कॉन्शियस को जगाने के लिए था। अब 1 2 3 ट्रांजेक्शन हो गई। कल को अगर S1 समय पर लोन की पेमेंट नहीं करता तो क्या कंडीशन होगी? बैंक S1 से पैसे मांगेगा या डायरेक्टली S2 से पैसे मांगेगा? पहले किससे मांगेगा? तो S1 की लायबिलिटी प्राइमरी है सेकेंडरी है? कंडीशनल है अनकंडीशनल है? मतलब क्या बैंक को S1 से पेमेंट मांगने के लिए किसी कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा कि नहीं, ये सोचो। नहीं सर, तो इसकी लायबिलिटी प्राइमरी भी है और अनकंडीशनल भी है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। अगर इसने डिफॉल्ट किया, किसने? तो क्या बैंक S2 से पेमेंट डिमांड कर सकता है? चलिए, S2 से अगर बैंक पेमेंट डिमांड करता है तो S2 की लायबिलिटी प्राइमरी है सेकेंडरी? कंडीशनल है अनकंडीशनल है? क्या कंडीशन है? अगर S1 ने पे ना किया सर तो मेरे पास आना, तो इसकी लायबिलिटी है सेकेंडरी और कंडीशनल। अच्छा, कल को अगर ये पे कर देता है, कौन पे कर देता है? S2। किसने पे नहीं किया, किसने पे कर दिया? तो बात खत्म हो गई कि नहीं? ये पैसा किससे रिकवर करता है? S1 से। अब सोचो, जब तुम बैंक में लोन दिलवाते हो अपने दोस्त को, तुम तो बैंक वालों के साथ कागज साइन कर देते हो। क्या तुम और तुम्हारा दोस्त यानी कि S1 और S2, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2, क्या आपस में भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई साहब कल को ये होगा वो होगा? नो सर, ये कॉन्ट्रैक्ट है मेरा इंडेमनिटी का, और आपस में कोई बातचीत नहीं हुई तो ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? इम्प्लाइड। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है इंडेमनिटी का, कि सर S2 S1 को बोल रहा है कल को भाई साहब मैंने अगर आपका लोन पे किया और मेरा जो भी नुकसान हुआ वो उसकी भरपाई मैं आपसे करवाऊंगा, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है चाहे नहीं हुआ। तो 3 कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3, ये इसका बेस रहता है। क्लियर टू ऑल? तो यानी कि गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसमें एक पर्सन, अब इनके नाम तो पता ही होंगे, बैंक को हम क्या बोलते हैं? डेटर, क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? जिसने पैसा लेना है, पोजीशन बड़ी रहती है, ध्यान देना, याद रखें, जिसने पैसा लेना है बड़ा होता है छोटा होता है? बड़ा, सुनने में ही है। चलो, क्रेडिटर और डेटर S1, हु इज द श्योरिटी? S2, और गारंटर। ठीक, कोशिश कीजिएगा कि श्योरिटी वर्ड को चला पाए। तो क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर और श्योरिटी, ये 3 लोग आ गए। प्राइमरी अनकंडीशनल क्लियर, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट क्लियर, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट क्लियर, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट क्लियर, इंप्लाइड क्लियर। उसके बाद जरा इस डेफिनेशन को बनाने की कोशिश करना। गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जिसमें S2 प्रॉमिस कर रहा है किसको? क्रेडिटर को। S1 को थोड़ा कर रहा है, किसको कर रहा है? क्रेडिटर। सिर्फ गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। जब डेफिनेशन सोचते हो सिर्फ इस पर फोकस करना है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 पर, ना मुझे इसको देखना है ना मुझे इसको देखना है। क्लियर है? तो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जिसमें एक पर्सन दूसरे को प्रॉमिस कर रहा है। एक पर्सन कौन है? S2। श्योरिटी प्रॉमिस कर रहा है किसको? क्रेडिटर को, दैट आई विल पे, दैट आई विल पे। कब? ऑन डिफॉल्ट ऑफ S1, ऑन डिफॉल्ट ऑफ S1। सही है, हाँ कि ना? इसी तरह ये तो रहा पेमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। कई बार एक पर्सन दूसरे का प्रॉमिस भी परफॉर्म करता है। इसमें एग्जांपल ले लीजिए, ओमेक्स, ये एक छोटा बिल्डर, यहां पर मॉल वगैरह बन रहे हैं। ये जो लोग मॉल बनवा रहे हैं, इन्होंने ओमेक्स से गारंटी ली हुई है कि अगर इस छोटे बिल्डर ने समय पर काम कंप्लीट ना किया तो सर आप कंप्लीट करके दोगे इस समय में, लिमिटेड समय में। तो इसको पेमेंट वगैरह नहीं करनी, इसको क्या करना है? जो काम किसने प्रॉमिस किया था? छोटू बिल्डर ने, वो काम कौन करके देगा? ओमेक्स वाले, हाँ या ना? तो सर ये भी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? गारंटी का। इसमें ओमेक्स कौन है? श्योरिटी। पोजीशंस वही है। अब ये क्या प्रॉमिस कर रहा है? आई विल परफॉर्म द प्रॉमिस। अगर कौन परफॉर्म नहीं करता? छोटू बिल्डर, मेरा प्रिंसिपल डेटर। इसी के बेसिस पर इसकी डेफिनेशन डिजाइन हुई मेरे लाल। सेक्शन कौन सा था? 126। और कॉन्ट्रैक्ट 2 क्या काम करना बेटा? परफॉर्म द प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। चलिए इसे जरा फॉर्मली बोल दीजिए जल्दी से। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड और discharge a debt of a third person in case of
इज डिफॉल्ट, क्योंकि ये डिट मेरा नहीं है इसीलिए वर्ड क्या यूज किया गया, थर्ड पर्सन। उसके बाद सर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इसमें क्या क्या मसाले पड़ेंगे आते हैं। हाँ जी, बेसिक प्रिंसिपल डेट, डेट किसी और का होना चाहिए, अपने डेट के लिए अब खुद की गारंटी दे रहे हो सर, मेरी गारंटी है, वो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कंसिडरेशन होनी चाहिए, हाँ कि ना, चलिए वो भी देखते हैं, आते हैं इस पर। लायबिलिटी एग्जिस्ट करती हो, कौन सी लायबिलिटी, लोन है जो वो एग्जिस्ट कर रहा हो, अगर प्रिंसिपल डेटर की कोई लायबिलिटी नहीं है तो श्योरिटी की भी कोई लायबिलिटी नहीं है, लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल, टाइम बार्ड ना हो। ये पॉइंट सुनने में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इनकी डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट सेक्शंस में की जाएगी, तो इनका अभी कोई फायदा नहीं है। अभी एक काम कर लेते हैं, एसेंशियल्स को मैं भी पेंडिंग छोड़ रहा हूं। अब कल को जो हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था मेरे लाल, कौन सा, गारंटी का, कौन कौन लोग थे इसमें, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर, इसने लोन वगैरह अगर पे नहीं किया तो श्योरिटी से डिमांड कर सकते हैं, हाँ कि ना, यस और नो, कौन डिमांड कर सकता है, क्रेडिटर। अब कल को ना श्योरिटी बोल देता है कि भाई साहब एक बात समझो, आपने, क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को लोन दिया, बदले में वो लोन के बदले में क्या देगा, इंटरेस्ट। तुम लोगों के बीच तो कॉन्ट्रैक्ट बढ़िया है, कंसिडरेशन है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी, श्योरिटी, कह रहे एक बात समझो यार, तुम दोनों में तो लेन देन हो गया, मैंने गारंटी दे दी, क्या मुझे बदले में कुछ मिला, नो सर। ऐसा तो नहीं तो बैंक में जाते हो, हाँ जी ये गारंटर है, इसको सम्मानित करो, उसको रोपा उठाओ उधर से, लाओ एक माला डाल दें, गारंटी नहीं सर, उसको तो कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिली। तो कल को ये बात कहकर क्या श्योरिटी मुकर सकता है कि सर बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला, नो सर। उसके लिए ना सेक्शन 127 आ गया सामने। 127 ने क्या बोला, बेटा जो तेरे दोस्त को हमने लोन दे दिया वही क्या है, तेरी कंसिडरेशन, दैट इज बेनिफिट गिवन टू, किसको बेनिफिट मिल रहा है, प्रिंसिपल डेटर को, इज इक्वल टू कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी। सही है। इसमें थोड़ा सा मसाला और डालते हैं, तुम्हारे कहने पर लोन दे दिया, क्या सफिशिएंट कंसिडरेशन है, जल्दी बोलते रहना, हाँ कि ना, जल्दी बोलो। लोन पहले से ही दिया हुआ था, तुम बाद में जाकर गारंटी दे आए, क्या सफिशिएंट कंसिडरेशन है, सोचो। तुम्हारे गारंटी देने से बस इतना ध्यान रखना दिमाग में, क्या प्रिंसिपल डेटर को कोई फायदा हो रहा है कि नहीं। तुमने ऑल, उसने प्रिंसिपल क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को मेरे लाल ऑलरेडी लोन दे रखा है, उसके बाद श्योरिटी गया और प्रिंसिपल डेटर के लिए यहां पर गारंटी देकर आ गया। अब बोलो बेटा, क्या प्रिंसिपल डेटर को कोई बेनिफिट हुआ इस गारंटी से कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो यस और नो। तुम्हारा दिल क्या कह रहा है, आंसर देने शुरू करो। नहीं हो रहा तो सही है, ये वाली गारंटी वैलिड ही नहीं है, ये वाली गारंटी वैलिड नहीं है। तुम सोचो हाँ जी हर बार बिना ऐसे ना। अगला केस, इसने लोन दिया, इसने डिफॉल्ट किया और ना क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को स्यू करने जा रहा था। तुम बैंक में गए, तुमने कागज वागज देखे, तुम्हारे दोस्त की फोटो देखी कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो, कह रहे हम इसको स्यू करने जा रहे हैं। कह रहे क्यों, कह रहे इसने लोन पे नहीं किया। अब तुम आ गया है, कह रहे यार वो ना थोड़ा पैसे वैसे की उसको दिक्कत चल रही है, आप एक काम करो उसको 1 साल और स्यू ना करो, टाइम दो, वो आपको पैसा दे देगा। तुम्हारे कहने पर उन्होंने बोला भाई साहब आप गारंटी देते हो, हमने बोला हाँ जी। अब हमने गारंटी दे दी और उन्होंने हमारे कहने पर प्रिंसिपल डेटर को स्यू नहीं किया 1 साल के लिए। अब बोलो बेटा, क्या ये गारंटी वैलिड है, क्यों वैलिड है भाई, बेनिफिट मिल गया किसको, प्रिंसिपल डेटर को, क्या बेनिफिट मिला, उसे स्यू नहीं किया गया। अगला का पास्ट कंसिडरेशन, पास्ट में कोई काम हुआ था, कंसिडरेशन की बात करते हैं ना हम, पास्ट कंसिडरेशन पता है सभी को, यस। पास्ट कंसिडरेशन गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड नहीं है, ठीक। तो आज हमने 4 सेक्शन कर लिए, कौन कौन से, 24 was 25 26 गारंटी 27 कंसिडरेशन। 4 नंबर का एक क्वेश्चन यहां पे हो चुका है,
यहां से हम ऑब्जेक्टिव उठा चुके हैं। क्लियर? मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू ऑल, गुड बाय।